एंड व्हाट आर द कॉमन इश्यूज, मतलब जैसे आपके पास मान लीजिए कोई अगर आता है से 25-year-old बॉय और अ गर्ल, who visits you, generally what are the issues that you come across in that particular age? 20-25 के एज ग्रुप में ब्रेकअप्स ये बहुत ज़्यादा इश्यूज है। माय प्रैक्टिस अभी देखा जाए कि उनको ब्रेकअप्स हो रहे हैं, उनको हैंडल नहीं हो रहा, मिसमैच जो एक्सपेक्टेशंस के है वो काफ़ी है। सेकेंडली करियर रिलेटेड एंजाइटी, जो अनसर्टनटी है उसके बारे में वो काफ़ी रहता है कि जॉब नहीं लग रहा है या फिर जॉब लग गया है पर वो उस स्किल सेट मैच नहीं कर रहा है। दे हैव अ डिग्री बट द डिग्री के स्किल सेट मैच नहीं हो रहे। दे आर नॉट एबल टू कोप विद द कॉर्पोरेट कल्चर। ठीक है, हार्ड वर्क करना चाहिए, हसल करना चाहिए, इट्स ओके टू वर्क मोर देन 9 hours, इट्स ओके टू वर्क 14 hours, राइट? एंड दैट वाज ग्लोरिफाइड। Now when we talk of emotional intelligence, या emotional quotient, EQ जिसको हम कहते हैं, was it high in the previous generations, or is it better in the current generation? रुरल एरियाज बद्दल आपण बोलतोय म्हणजे गावातल्या लोकांबद्दल आपण बोलतोय. गेमिंग ॲडिक्शन आणि हा प्रॉब्लेम हा एक झाला. शेतकरी आत्महत्या ज्या मोठ्या प्रमाणामध्ये होतात, कर्जाच्या ह्याच्यामुळे होतात, पीक चांगलं येत नाही म्हणून होतात, दुष्काळ झालेला आहे म्हणून होतात. ह्याला कुठल्या पद्धतीने टॅकल करता येऊ शकतं? शेतकरी म्हणा किंवा जे गावातले लोक असतात, दे आर मोर रेझिलियंट दॅन शहरी भागातल्या लोकांपेक्षा. So welcome back to Dr. AB's Podium, episode 19. First of all, I would really like to thank every one of you who has given a very encouraging response on my previous episode, which was about mental health in kids. As I had mentioned in that, this will be like a series or maybe one or two more episodes where we will be discussing on mental health issues of various age groups. So in the previous episode, I had discussed about mental health issues, say up to the age of 18. For kids between the age of 10 to 18 or maybe 10 to 20. This episode will be targeted towards discussing the different kind of issues or mental health issues that people between the age group of 20 to say 40-45 are facing. Now obviously as our age increases, responsibilities, expectations from the society, expectations from the parents, they start increasing, responsibilities start increasing, and so do the different issues that may be faced. They will be again different. Again, I have Dr. Pranavji Kaldate sir with me today. Thank you so much, sir, once again for coming on this episode. And informally, when we were discussing, we come across a lot of issues that are there in the society, and the good part is people are becoming aware of this. My first question to you is, generally between the age of 20 or say 20 to 40, why is it that people start really facing these issues, or they maybe start to identify these issues in the first place? Or what are the common issues that people generally in this age group face in your experience? Right. So, first of all, these issues that we talk about is because of changing the scenario that we are working in, right? So, basically what is happening is कि आजकल के ज़माने में चीज़ें बहुत फास्ट चेंज हो रही है, जो कि पहले के ज़माने में नहीं थी. जैसे कि अगर हम क्रिकेट की बात करें तो पहले टेस्ट क्रिकेट जैसे चलता था वैसे ही वो चल रहा है, राइट? बट अभी T20 आ गया, तो नया जनरेशन जो है, वंस दे हिट 18 के बाद 20, तो यहाँ पे वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, उनका जॉब का इनसिक्योरिटीज़ है, जॉब के प्लेसमेंट्स और उसके बारे में वो सोच रहे हैं, प्लस फिर सेटल होना है, प्लस लाइफ में चीज़ें होती है जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो पूरे करने हैं, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है. तो ये ड्रास्टिक चेंज यहाँ पे फास्ट पेस हो जाता है. तो और आजकल के ज़माने में वो बहुत ज़्यादा हो गया. तो ऐसा है कि जो अपना पहले के ज़माने के हम बोल सकते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, स्लो स्पेस लाइफ था, सारी चीज़ें, जॉब सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें थी. अभी क्या हो गया कि वो T20 मैच खेल रहे हैं और वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा. तो ये कंटिन्यूस उनके लाइफ में चेंज है, ये खत्म हो गया, वो शुरू हो गया, वो खत्म हो गया, उसके बाद कुछ और कंपटीशन उतना ही है. सो उसके बीच में वो सरवाइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं. तो इन सारे के बीच में वो जी रहे हैं या फिर सरवाइव कर रहे हैं, इसके बीच में अटके हैं. तो फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो बहुत ज़्यादा दिख के आ रहे हैं. दैट इज स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन द रिलेशनशिप्स,
उनके करियर में उसका इम्पैक्ट होता है, उनके पर्सनल सोशल लाइफ में उसका इम्पैक्ट होता है, और इन सब का अल्टीमेट कॉज या उन सब का अल्टीमेट जो टोल है वो आपके मेंटल हेल्थ पे आ जाता है। और फिर बर्नआउट्स जो है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सारी चीज़ें हमको आजकल ज़्यादा देखने मिल रही है, और स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड, क्योंकि अवेयरनेस भी बढ़ गया है। कोविड में मेंटल हेल्थ के बारे में भी बहुत बात किया गया, उसके बारे में भी सोचा गया, और अभी थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आ रहा है, लोग ज़्यादा जितना बात कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ बात कर रहे हैं, तो उसके वजह से एक्सेप्टेंस आ रहा है। सो द पीपल आर सीकिंग मोर हेल्प, उनके इश्यूज ज़्यादा पता चल रहे हैं, और इसकी वजह से ये बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो ये इश्यूज हमको डे टू डे इसमें देखने मिल रहे हैं। ओके, एंड व्हाट आर द कॉमन इश्यूज? मतलब जैसे आपके पास मान लीजिए कोई अगर आता है, से 25-year-old बॉय और अ गर्ल, you know, who visits you, generally what are the issues that you come across in that particular age? 20-25 के एज ग्रुप में ब्रेकअप्स, ये बहुत ज़्यादा इश्यूज है इन माय प्रैक्टिस। अभी देखा जाए कि उनको ब्रेकअप्स हो रहे हैं, उनको हैंडल नहीं हो रहा, मिसमैच जो एक्सपेक्टेशंस के है वो काफ़ी है। सेकेंडली करियर रिलेटेड एंजाइटी, जो अनसर्टनटी है उसके बारे में वो काफ़ी रहता है कि जॉब नहीं लग रहा है, या फिर जॉब लग गया है पर वो उस स्किल सेट मैच नहीं कर रहा है। दे हैव अ डिग्री बट द डिग्री के स्किल सेट मैच नहीं हो रहे, दे आर नॉट एबल टू कोप विद द कॉर्पोरेट कल्चर, जहाँ पे वहाँ के चैलेंजेस अलग है। जो हसल कल्चर को जो ग्लोरीफाई करते हैं उससे वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें उनसे हो नहीं पाएगी या नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या फिर उनकी स्किल सेट नहीं है। सबके अलग अलग रीजंस होते हैं, बट दे हैव देयर दिस स्पेसिफिक कि एक तो जॉब उनके मिलना, प्लस रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली के साथ के इश्यूज हो गए, या फिर पर्सनल पार्टनर के साथ वाले इश्यूज हैं, वो उनको नहीं है, क्योंकि पेशेंस लेवल और ये सारी चीज़ें नहीं मैच कर पा रहे हैं वो लोग। कई बार ना सर ऐसे, आई थिंक आई हैव सीन इन कॉर्पोरेट्स नाउडेज, लॉट ऑफ न्यूज आर्टिकल्स, international news, or even in a podcast, or these things which come on YouTube, there is a lot of mention that the Gen Z is a generation which is completely aware about what they want. राइट Probably they are also aware about what they do not want. राइट शायद ये जानते नहीं होंगे कि क्या चाहिए, बट क्या नहीं चाहिए ये डेफिनेटली उनको पता है. And that is one reason why probably when they start working, or when they start going into a company for a job, there they are not able to gel well with the employers. So what do you feel? Is it a clarity of thought, or is it what exactly in this case? सो इट्स अ मिस, आई वुड से इट्स अ मिसमैच। Hmm. जो हमारा सिस्टम बना है वो सिस्टम पहले से कैसा है कि हार्ड वर्क, Hmm. ठीक है, हार्ड वर्क करना चाहिए, हसल करना चाहिए, इट्स ओके टू वर्क मोर देन 9 आवर्स, इट्स ओके टू वर्क 14 आवर्स, राइट, एंड दैट वाज ग्लोरीफाइड। Right. एंड पोस्ट कोविड क्या हो गया, दे यू रियलाइज ओके वट एवर यू डू यू आर एट द सेम स्टेट एंड एवरीथिंग एट द एंड विल नॉट मैटर। ये सब सारी चीज़ें नहीं मैटर करेंगी। Hmm. जो आपका मेंटल पीस है, ये सारी चीज़ें है वो मैटर करती है, उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। और क्या हो गया है कि अदर एंड ऑफ दैट इज कि आपके जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वहीं वहीं वो वहाँ से आएगी। आपको जो सिस्टम है वो फॉलो नहीं करोगे तो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, वो वहाँ से नहीं आएगी। तो जेन जी कंफ्यूज उस चीज़ में है कि हमको क्या चाहिए, कि हमको मेंटल पीस चाहिए कि हमको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी एक है कि ठीक है, सेफ्टी तक चाहिए कि आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होने चाहिए, बट वो उसके आगे चली गई कि उनको जो इंस्टाग्राम पे देखते हैं कंपैरिजन होता है कि अरे ये मेरे एज के बंदे ने स्टार्टअप शुरू कर दिया, फंडिंग रेज कर ली। ये जो एक्सपेक्टेशंस आप इंस्टाग्राम पे, ये जनरेशन क्या है, हाइपर कनेक्टेड है। और फिर आप एक बिट्स ऑन पीसेस लेते हो कि हाँ ये एग्जांपल है कि इसने एट द एज ऑफ 22 उसने जॉब करना शुरू कर दिया था, फिर उसने स्टार्टअप शुरू कर लिया, मिल गए उसको पैसे, तो मुझे भी करना है। तो एवरीवन थिंक्स दैट ओके इफ आई डोंट वर्क आई विल डू अ स्टार्टअप। बट उसमें प्रैक्टिकलिटी कितना है, आपका स्किल सेट कितना है, आप कितना उसको रियलिटी के हिसाब से लॉजिकल वे में देख रहे हो, वो जो मिसमैच है उसमें अंदर जेंजी अटका हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सबको गलत चीज़ है कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग और ये सारी चीज़ें, उसमें गलत सही नहीं होता, बट वो मिसमैच है सिस्टम का और अपना। Right. तो इट्स लाइक यू आर फॉलोइंग अ वेस्टर्न ड्रीम विद इंडियन एक्सपेक्टेशन। Correct. तो वो मिसमैच होता है तो ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू सेल्फ डाउट, लो सेल्फ एस्टीम, ये सारी चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाद में वो शुरू होने वाली है।
या मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाती है कि वो फिट इन नहीं होते, तो फिर कैसे आपके जॉब के वहाँ पे जा रहे हो, पीपल आर ओल्डर देन यू एंड दे आर लाइक कि हमने तो 14 घंटे काम किया, आपने क्यों नहीं किया। इवन इफ यू आर एट होम, पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे हम इतना काम करते थे, इतना ये करते थे, हम घर पे फैमिली को टाइम नहीं देते थे, आप क्या। तो बच्चे आर लाइक ओके ठीक है, लाइक वी स्पोक इन द लास्ट पॉडकास्ट, पेरेंट जो करते हैं बताते हैं, बच्चे विल क्वेश्चन दैट कि आपका ये तरीका था, हमारा ये तरीका है। Correct. And if you are from a sound family, you have that cushion, then you can do that. If you don't have the cushion, you give yourself into that specific system कि मुझे करना है काम, security, job security, financial security लानी है, and then you get stuck. You are not happy with the work. Right. You are not, and एक टाइम आ जाता है फिर you give up. तो फिर Right. वहां से फिर ये सारी चीजें मेंटल हेल्थ रिलेटेड चीजें आना शुरू हो जाती है, एंड यू कैन नॉट बैलेंस ऑल द एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ उसके Right. बीच में। ये जो स्टेजेस ऑफ करियर है, जहाँ पे स्कूल खत्म होते ही फिर आप 11th एंड 12th आपका कॉलेज में होगा, ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन के बाद में आपको जॉब लेना है, जॉब लेने के बाद में आपको सेटल होना है, शादी होनी है। दिस हैज बीन देयर फॉर एजेस, दिस सिस्टम हैज बीन देयर टेक्निकली फॉर एजेस। What change do you find in that say probably in a generation which was say 20 years behind and the generation that is there today, इसमें आपको चेंज क्या नजर आता है? इसमें चेंज ये है कि आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं। कि पहले आप कैसा है जनरेशन, इसमें क्या था कि आपके घर में अगर साइकिल नहीं है तो आप साइकिल लेना बड़ी बात थी। थ्रू आउट द लाइफ दैट साइकिल वाज अ बिग थिंग। करेक्ट। कि नेक्स्ट जनरेशन विल बाय अ बाइक, विल नॉट। यहाँ पे क्या है कि आपको साइकिल भी लेनी है, बाइक भी लेनी है, आपके घर में बाइक भी होनी चाहिए, कार भी होनी चाहिए, और फिर कार में इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, फिर उसके आगे वाली होनी चाहिए, और वो एक ही लाइफ में सारी चीजें करनी। यू आर नॉट कीपिंग एनीथिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, राइट। तो हम कमा रहे हैं तो हमारे लिए ही कमा रहे हैं, हम उसको यूटिलाइज करेंगे। क्यों? तो बाकी आपका कंपैरिजन बाकी लोगों से हो रहा है कि उसके इसमें लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो फैक्टर्स है, यू आर स्टार्टिंग क्वेश्चनिंग दोस। लॉट ऑफ पीपल आर क्वेश्चनिंग कि मैरिज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। बिकॉज करियर इज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम एंड देन आई हैव लाइक 2-3 आवर्स फॉर माय फैमिली, तो उससे अच्छा मैं शादी नहीं करूं, राइट। दे आर कि शादी कर रहे, अगर कुछ लोग शादी कर रहे हैं तो फिर उनका यहाँ से क्वेश्चन है कि बच्चे करने चाहिए कि नहीं चाहिए। लॉट ऑफ कपल्स आर स्टिल इन दैट क्वेश्चन। और वो जो पहले जो बैरियर्स थे कि सोसाइटल प्रेशर, शादी कर लेनी चाहिए ये एज तक, उसको चैलेंज कर रहे हैं। और जब जब वो चैलेंज करते हैं तो दे आर ऑल्सो इन कन्फ्यूजन कि अरे मैं कर लूंगा तो फिर क्या बोलेंगे। इट्स नॉट दैट दे कम्प्लीटली फ्री आउट ऑफ इट कि वो करके ठीक है, बट वो सोसाइटल रहता है कि अरे बुढ़ापे में क्या करोगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दैट आर कन्फ्यूजिंग देम अ लॉट। ये सारी जो चीज़ें हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसमें वो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डूइंग इट एज बिकॉज पेरेंट्स आर टोल्ड टू बी डूइंग, और सोसाइटी उनको बोल रही है। तो ये जो फाइनेंशियल फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। दूसरा सोसाइटल कल्चर का फैक्टर जो है, और तीसरा है कि वो सोशलाइज इतना नहीं है पहले जैसा, जो सोशल सपोर्ट जो बोलते थे वो नहीं है। तो यू आर मोर मूविंग इनटू मोर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, और ये सारी चीज़ें, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है कि जब आप डिसीजंस लेते हो या फिर कुछ ये था आपके सामने एग्जाम्पल वैसे उस हिसाब से होता है। तो चेंज ऐसा नहीं है, बट वो टाइमलाइन जो है वो डिफरेंट है सबके लिए। करेक्ट। कि पहले जल्दी शादी हो जाती थी तो यू आर अडेप्टिंग टू द न्यू फैमिली इन अ यंगर एज। अभी यू गेट बिट ओल्डर एंड देन देयर इज लेस चांस फॉर एडजस्टमेंट। तो वर्कआउट हुआ तो ठीक है, नहीं तो डिवोर्स। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो अब शादी लेट करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट वो डिफरेंट, सब चीज़ के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। एंड एक बार आप एक एज क्रॉस कर लेते हो तो उसके बाद चेंज होना या फिर उसके बाद अडेप्ट करना, उसके बाद आपके नेक्स्ट स्टेप ऑफ लाइफ को जाने के लिए इट टेक्स लॉट मोर एफर्ट देन व्हेन यू आर इन यंगर एज। करेक्ट। आई थिंक शादी की आपने जैसे बात की कि जनरली व्हेन इन टुडेज टाइम्स व्हेन they get married at the age of say 25, 26, 27 probably. ये भी एक बहुत प्रेशर है उनके ऊपर कि शादी has to be a very lavish wedding and it has to be shown on Instagram and social media and everywhere. But when it actually comes to maintaining that marriage, there the issues start happening. यस। क्या हो जाता है कि जो पहले के ज़माने में क्या था कि बॉलीवुड था बेंचमार्क। तो आपका लाइफ यू वांटेड कि मेरा लाइफ ऐसा होना चाहिए, रोमांटिक रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, वो बेंचमार्क था। एंड देन रियलिटी हिट करता था कि नहीं, ये तो मूवी वाला, फिल्मी वाला नहीं चलेगा। Correct. और अभी जो है वो हमको
रियलिटी में ये है। अभी क्या हो रहा है कि आपका लाइफ है इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के ऊपर। वो सोशल मीडिया का वो सारी चीज़ें देखते हैं कि हाँ मुझे भी पोस्ट करना है, मुझे भी ये चेक, यू अफोर्ड इट, यू कैन नॉट अफोर्ड इट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यू वांट इट, यू डोंट वांट इट, दैट फैमिली का कॉल अलग होता है कि करना है नहीं करना है। और वो करने के बाद आप वो ही टाइम तक सोचते हो। पहले कैसा था कि आप एक बार शादी कर ली तो लाइफ लॉन्ग आपको वहीं पे रहना है, वही कैसे भी एडजस्ट करना है, ये माइंडसेट था। अभी वाला माइंडसेट क्या है कि हाँ शादी का जो मजा आता है या फिर वो एक्साइटमेंट होता है, वील एंजॉय दैट, उसके आगे की चीजें सोची नहीं जाती। राइट। सो मैरिज में बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। योर वैल्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, रेडीनेस टू एडजस्ट विद द अदर पर्सन वो इंपॉर्टेंट होता है। और फिर इन चीजों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है, एंड देन यू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट। फिर वो ट्रस्ट डेवलप होता है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व है, हाँ ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला है, वी आर एबल टू रिजॉल्व, राइट। और इन सब के बीच में फिर लव इज समथिंग दैट एट द लास्ट। सो पीपल आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द वैल्यू सिस्टम्स। वो वैल्यू मिसमैच हो गया, यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम इन अ लॉन्ग रन। यू हैव कम्युनिकेशन इश्यूज, यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम। आपका ट्रस्ट बिल्ट ही नहीं हुआ, कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हो, एक तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर रहे हो और कॉन्फ्लिक्ट हो गए तो यू आर गेटिंग सेपरेटेड। तो वो जो एफर्ट वाला पहले वाले जो जनरेशन कर रही थी, वो कहीं ना कहीं हम नहीं करते हैं, ये नई जनरेशन वाले नहीं कर रहे। ओके। तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि वो लॉन्ग रन में मैरिजेस थोड़ा सा ऊपर नीचे होना शुरू हो जाते हैं। और वो सोलमेट वाला जो कंसेप्ट आ जाता है कि नहीं परफेक्ट होना चाहिए, फिट होता है, वो वाला उसके चक्कर में काफी आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं। सो कोई भी ऑब्वियसली कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी मैरिज, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है। तो उसके लिए एफर्ट जो लेना पड़ता है, उसके लिए एनर्जी नहीं है, आपकी एनर्जी सारी जॉब में जा रही है, 14 घंटे काम कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन दिस। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जोड़ियां भले ही वहां पे बनी होंगी, राइट। भगवान ने बनाई होंगी, पर उनको निभाना, उनको आगे लेके जाना, मेंटेन करना तो इंसानों का ही काम है। यस। और वो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि अरे ये सोलमेट नहीं है तो आई लुक फॉर अदर सोलमेट, और Okay. उसके चक्कर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये सारी चीजें बहुत कॉमन Common होती हो जाती रही है। है। और यही हमारे सोसाइटी और इसको ज्यादा डिस्ट्रॉय करती है। Right. बिकॉज एट द पर्टिकुलर एज यू स्टार्ट इवॉल्विंग। आप जब बचपन में थे वैसा आपका स्वभाव अभी बड़ा नहीं है। आपको बचपन में अगर भिंडी की सब्जी पसंद आती है, 4 साल बाद यू लाइक सम अनदर फूड। Correct. तो आपका स्वभाव भी वैसा चेंज होता है, इवॉल्व होता है। एंड इफ यू आर नॉट रेडी टू इवॉल्व टुगेदर, यू कैन नॉट स्टे टुगेदर। Right. I have two questions here. One question is जो मैंने पिछले एपिसोड में भी मैंने पूछा था कि generally at the age of say 20-22, the kid has already or the child has already become now an adult. Adulthood में already आ चुकी है. And communication gap जो probably था between the parents and the child, obviously it is there. And now, as they grow at this particular age, वो gap तो बड़ा होता जाएगा. But parents इसमें कैसे आ सकते हैं, and how can parents still try and probably establish a channel through which they can communicate with their kids कि भाई अगर है कोई प्रॉब्लम तो वी आर स्टिल देयर, बिकॉज माय एंटायर मैं इसमें आपको मैंने पिछले इसमें भी कहा था, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ, आई ऑलवेज फील दैट probably parents should try and become the first touch points. राइट। Of course, professional help has to be taken if the matter is getting worsened up. But first touch points ideally should be either the mother or the father. तो ये कैसे पेरेंट्स किस तरीके से कर सकते हैं? सो ये जो है ऐसा नहीं होगा कि ये एट द एज ऑफ 22-23 से शुरू होगा। यू विल हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग इट फ्रॉम द वेरी यंग एज। ओके। कि दैट सेफ स्पेस वहां से आएगा। एंड लेटर ऑन लाइक आई सेड कॉन्फ्लिक्ट होंगे, आप उसको रिजॉल्व कर रहे हैं तो वो ट्रस्ट बिल्ड होगा। एंड इट विल गो सेम वे फॉर द पेरेंट्स एंड किड ऑल्सो। कि बच्चा बोलेगा कि नहीं मुझे ये करना है, पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं ये सही नहीं, ये गलत है। आई नो दैट। I think उस particular age में is it comfortable to say कि it is almost difficult or near to impossible कि parents वो bridge build कर पाएंगे? No, it is always you can work on. It's not that कि कोई ऐसा fixable नहीं होता है. But what you have to understand is कि उनके बीच का जो communication है, right? इतना बिगड़ा नहीं होना चाहिए कि whatever the parent is telling, the person is doing opposite. Even he knows that it is wrong. Correct. So वो competition parents के बीच में और बच्चे के बीच में नहीं होना चाहिए कि आप सही हो कि मैं सही हूँ।
वो जब हो जाता है तो वो मुश्किल हो जाता है। Right. हमारा गोल क्या होना चाहिए कि पेरेंट्स शुड स्टार्ट लिसनिंग, क्योंकि उनका एक रिजिड पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वी हैव डन एवरीथिंग राइट थ्रू आउट द लाइफ, तो फिर हम गलत कैसे हो सकते हैं। तो जब आप चीज़ों को गलत सही में देखना शुरू कर जाते हो तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यू हैव टू सी दैट ओके ही इज राइट एट हिज पॉइंट, आई एम राइट एट माई पॉइंट, what is the gray zone where we can work on everything. If it goes in a black and white scenario, वो प्रॉब्लम हो जाती है। Right. और जैसे आई सेड कि पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट आता है कि पेरेंट्स का पर्सनैलिटी बच्चे का पर्सनैलिटी में अगर सेम है तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा होगा। बट रिजॉल्व कैसे करना है, वो कम्युनिकेशन हमेशा चालू कैसे रखना है, रादर देन गिविंग अ साइलेंट ट्रीटमेंट, रादर देन डिस्टेंसिंग योरसेल्फ फ्रॉम द चाइल्ड, वो पॉइंट छोड़ के आप बाकी चीज़ों पे कनेक्ट करना शुरू करो। Right. लाइक यू डोंट हैव टू बी फ्रेंड, बट यू हैव टू बी देयर सपोर्ट सिस्टम। तो उनको ये तो होना चाहिए कि आप कभी भी बच्चा आपको कॉल करे या कभी भी रीच आउट करने की कोशिश करे, यू हैव टू स्टार्ट विथ नॉट जजिंग द किड Correct. कि Correct. एंड इट हैज नथिंग टू डू विथ योर पेरेंट। Hmm. पहले क्या हो जाता है कि उसने कुछ बोला कि अरे हमने पेरेंटिंग में क्या गलती की, तो फिर उसको जज करना शुरू कर देते, और फिर उसका जज करना शुरू हुआ, ऑब्वियसली ही विल गो इनटू अ साइलेंट जोन कि ठीक है नहीं बताना ही है, ठीक है मैं मेरा डील कर लूँ। एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्ट कि वहाँ से सपोर्ट नहीं है। फ्रेंड्स एंड फैमिली जो रिलेटिव्स है या फिर बाकी सिस्टम अब पहले ही गड़बड़ा चुका है कि अभी इतना नहीं मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें होती, फिर वो लोनलीनेस हिट करना शुरू कर देता है, फिर वो बाकी के चीज़ों में इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। Correct. Correct. सो पेरेंट हैज़ टू बी लाइक यू करेक्टली सर, पेरेंट हैज़ टू बी द फर्स्ट Point of पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कि वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यू कैन सी अगर उनसे पेरेंट को ये समझ में आ रहा है कि नहीं हम नहीं कर पा रहे, यू गो टेक प्रोफेशनल हेल्प, कि प्रोफेशनल हेल्प में वो बता पाते हैं कि हाँ ये क्या। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बार ऐसा होता है कि दे आर टू इनटू ठीक है बच्चा जैसा चाहिए वैसा करने दो, बच्चा जैसा चाहिए वो करने दो, तो वो चक्कर में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। Just I think we discussed about over parenting last time. यस यस, वेरी एंग्शियस पेरेंटिंग, वेरी ओवर एक्सप्रेस्ड इमोशन Hmm. कि हमारा बेटा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वेरी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली ही विल नॉट बी एबल टू बी प्रिपेयर्ड टू फेस द वर्ल्ड। Correct. One more common, problem. Of course, this is apart from mental health and these things becoming more common and people becoming aware. One more concern that that used to be there is roughly at the age of say 14, 15, children start understanding about their gender, about their sexuality, and जो उसमें फिर जो confuse होते हैं, or who do not accept the way they are. They do not want to come out in the open. तो ये जो टैबू उनके ऊपर लगा हुआ है, does that also add to mental health problems? यस यस डेफिनेटली, देयर इज अ उसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस भी करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जेंडर डिस्फोरिया जिसको बोलते हैं, दे आर नॉट Correct. कंफर्टेबल विद दैट, Correct. एंड इट कैन बी लॉट विद द जीन्स एंड द बायोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो उसको नॉर्मलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इट्स नॉट अ इलनेस, पहली बात, राइट। दूसरी चीज़ है कि ये पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं होता है, Correct. तो इट्स नॉट दैट पर्सन हु हैज़ टू गो फॉर हेल्प फर्स्ट, इट हैज़ द पेरेंट्स हैज़ टू गो फॉर हेल्प फर्स्ट, Okay. कि आप पहले अंडरस्टैंड करो कि बच्चे से बात कैसे करनी है, अंडरस्टैंड करो कि ये चीज़ें होती क्यों है, क्या है, और वो नॉर्मल है, रादर देन उसको फिर ठीक करने के लिए ले जाओ, डॉक्टर को बोलो कि नहीं उसको उसको प्रॉब्लम है उसको ठीक करो, राइट। तो फिर वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती है, और देन द पर्सन विल हैव डिफिकल्टी कमिंग आउट if he sees parents talking about it, if he sees them not taboo creating a taboo about it, तो obviously वो बताएगा, क्योंकि वहाँ पे at the home he has to be the first to tell and everything. सोसाइटी में उसका प्रॉब्लम है, उसको फेस करना है, वो तो है ही, क्योंकि आप सोसाइटी नहीं चेंज कर सकते, Correct. बट एटलीस्ट पेरेंट्स कैन बी सपोर्टिव, एंड देन व्हेन ही इज हैविंग इश्यूज और समथिंग, देन ऑब्वियसली जब ही सीक्स हेल्प, तो ऑब्वियसली वो हेल्प मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आजकल के इसमें नहीं मिल जाती, ऑनलाइन मिल जाती है, देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट, लॉट ऑफ ग्रुप्स वर्किंग टुवर्ड्स इट, दे ऑलवेज हेल्प। बट वो क्यों हो रहा है, इफ यू सी सम बिहेवियरल चेंजेस इन किड which are not his personality, which is impacting with his studies, is impacting with his social isolation कर रहा है, तो तब उसको पूछना चाहिए कि क्यों हो रहा है, ये क्यों चेंजेस आए हैं, और ऑब्वियसली इफ इज नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू द पेरेंट्स, बच्चे को लेके जाओ। बच्चा जब बात प्रोफेशनल्स के सामने बताएगा तो एटलीस्ट ही विल हैव अ होप कि मैं यहाँ पे बात कर पा रहा हूँ, एंड दे विल बी एबल टू हेल्प मी
deal with my parents or talk to my parents, or when I go in society, where I should come out with all this thing, what is the correct information. अदरवाइज कंफ्यूजन होता है, बस वो पता भी नहीं होता है बहुत लोगों को कि क्या हो रहा है. तो दे गो ऑनलाइन, दे सी लॉट ऑफ थिंग्स, दे सी लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इज देयर, तो वहां से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. राइट. नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये अगर किसी के सामने आता है, अभी तक की सिचुएशन अगर आपने देखी होगी तो बच्चा जाके खुद से बोलता ही नहीं है, मतलब नॉर्मली इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स और इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी ही और शी माइट डिस्कस विद द फ्रेंड्स, राइट. या प्रॉब्ली सिबलिंग होगा, उससे शायद बात कर भी लेंगे, बट पेरेंट्स से डिस्कस जनरली होता नहीं है. एंड जनरली पेरेंट्स फाइंड आउट ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंटली कभी तो ये सामने आ जाता है. सो ये जो एक्सीडेंटल होने के बाद जो एक शॉक वैल्यू इसमें जो आ जाती है, हाउ डू पेरेंट्स एंड बोथ पेरेंट्स एंड द चाइल्ड, हाउ डू दे डील विद दिस? See, it's something that is new to them, something that they have a lot of attachment, lot of expectation linked to that particular person, उसके जेंडर को लेके, उसकी शादी को लेके, उसके फ्यूचर को लेके, एंड सडनली यू आर टेकिंग ऑल दैट आउट, राइट. तो सबसे पहले तो उनका रिएक्शन सबका अलग अलग होता है, सब इंटेंसिटी अलग अलग होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स डिनायल कि ऐसा नहीं हो सकता, या फिर नहीं है, मे बी दे आर doing it out of curiosity or something like that, पर ऐसा, or they are trying to take out some stress over that particular point or something. डिनाइल होता है, गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनको पता नहीं है कि नॉर्मल है या फिर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, राइट. फिर कभी कभी हमारे पेरेंटिंग में कुछ गलती हो गई, हमको ऐसा करना चाहिए था क्या, पहले लेके जाना चाहिए था क्या डॉक्टर के पास, ये सारा बार्गेनिंग शुरू हो जाता है. फिर दे ट्राई टू गेट यूज टू दैट पर्टिकुलर थिंग, उनको बुरा फील होना शुरू हो जाता है, ये मिक्स्ड इमोशन बहुत ज्यादा आ जाते हैं, राइट. और फिर एक पॉइंट के बाद एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाता है, एंड जब एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाता है, दैट्स द टाइम व्हेन द कन्वर्सेशन एक्चुअली रियली स्टार्ट. नहीं तो ये इमोशनल रोलर कोस्टर में वो चले जाते हैं, और जितने जल्दी उसमें से वो बाहर आए, एक खुद से आ जाए या फिर हेल्प लेके आ जाए, किसी से बात करके आ जाए, डॉक्टर से बात करके आ जाए, इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि वो हेल्प उनको भी जरूरी होती है. इट्स अ न्यू थिंग फॉर दे आल्सो डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट इन्फॉर्मेशन, राइट. सो ये सारी चीजों में से वो चले जाते हैं, और फिर कहीं कहीं एक्सेप्टेंस आ जाता है, तो फिर बच्चा आल्सो दे विल आल्सो स्टार्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन. Right. So I think in both the cases, where the child is facing this kind of a gender confusion, or in case of straight people, जो normal cases हैं, both cases when they join a company, when they join an organization, the pressure to succeed, the pressure to earn money, the pressure to earn recognition for the work, these things also start adding to their their mental pressures or mental stress. पर ये भी जो फैक्टर अगर वहां पे आ जाता है, जेंडर जो कंफ्यूजन का फैक्टर है, इफ दैट आल्सो कम्स इन, हाउ डू ऑल दीज इश्यूज टुगेदर पुट अप द स्ट्रेस ऑन दीज पीपल? राइट. सो कैसा है कि व्हेन इफ यू आर प्लेइंग and someone throws a ball at you, you are able to catch it. And if someone throws 5 balls at you, at least one तो मिस होगा ही, राइट. 2 ज़्यादा से ज़्यादा आप कैच कर लोगे. तो वही हो जाता है कि इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, फिर वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो इन सब के चीज़ों के बीच में क्या हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ के ऊपर क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है. दे स्टार्ट टू फील हेल्पलेस, दे फील वर्थलेस, राइट. और ये जब शुरू हो जाता है, एक होपलेसनेस आ जाता है, तो वो जब आना शुरू हो जाता है, देन इट्स अ वेरी गुड रेसिपी फॉर डिप्रेशन, एंड दे डोंट रियलाइज इट. और ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आता है. दे आर स्ट्रगलिंग विथ ऑल द एक्सपेक्टेशन, दे आर स्ट्रगलिंग विथ ऑल द नॉर्म्स दे आर सपोज टू फॉलो, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम they are not able to cope with it. They have little resources and their emotional toll is too much. तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है कि आपके रिसोर्सेस उतने नहीं है आपको फाइट करने के लिए, ऑब्वियसली आप गिव अप कर देते हो, एंड तब जाके वो बर्नआउट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट. तो इट्स लाइक यू आर ड्राइविंग योर व्हीकल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट सर्विसिंग, मे बी 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक वो चली जाएगी, बट एक दिन वो बंद हो जाएगी, तो एक दिन वो इंजन प्रॉब्लम देना शुरू हो जाएगा. तो इट्स समथिंग लाइक दैट. विदाउट सर्विसिंग यू आर रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग. So at right point of time you need to take help. A lot of corporates, they have their mental health and support systems and all the
स्ट्रक्चर इन प्लेस्ड इन उनके सिस्टम में, बट क्या हो जाता है कि वो यूटिलाइज कितना हो पा रहा है वो भी देखना ज़रूरी है, और कितना उस चीज़ को एक्सेप्टेड है कि बाकी लोग को कितना अवेयर है कि इफ समवन इज स्ट्रगलिंग विद दिस हाउ दे कैन सपोर्ट। करेक्ट। बिकॉज वहाँ पे क्या आ जाता है कि दे आर ऑल्सो एट द सेम एज, दे आर ऑल्सो, दे जस्ट नो अबाउट कोडिंग एंड दे डोंट नो अबाउट द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ इट, कि उसको क्या करना है, उसको कैसे सपोर्ट करना है, मेरा रोल क्या है उसके अंदर, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम होना चाहिए। तो वो अवेयरनेस वहाँ पे भी आना जरूरी है। इट कैन नॉट बी लाइक कि हाँ ठीक है मुझे स्ट्रेस हो रहा है, अरे कुछ नहीं आज सो जा कल ठीक हो जाएगा, और जस्ट टेक बिट ऑफ अल्कोहल इट विल बी फाइन, तो उससे नहीं होने वाला है। Correct. I think post COVID and because of remote work, remote working, remote economies, और जैसे आपने कहा कि न्यूक्लियर फैमिलीज का जिस तरीके से राइज हो रहा है, हाउ इज इट एडिंग टू ऑल दिस एट वर्क प्लेस? एंड इसमें ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज दिस ऑब्वियसली इज गोइंग टू हैम्पर देयर प्रोडक्टिविटी एट द वर्क प्लेस. So while somebody is staying alone, say in Pune, somebody has moved from say one city to Pune, and he or she is staying alone over here. तो ये चीजें जब प्रोडक्टिविटी पे हैम्पर होती है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप एज अ प्रोफेशनल व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस डू यू गिव टू दीस सच काइंड ऑफ पेशेंट्स? राइट, सो इनमें क्या हो जाता है कि समवन मूविंग फ्रॉम अ सिटी और वर्क फ्रॉम होम, और इसमें क्या हो गया है कि पोस्ट कोविड इफ यू सी, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने देखे हैं कि पोस्ट कोविड व्हेन यू गॉट हो वर्क फ्रॉम होम, इट वाज सपोज टू बी अ गुड थिंग कि आप घर में हो, आपकी फैमिली के साथ हो और कर रहे हो, बट इट इंक्रीज द प्रॉब्लम। राइट। क्यों? तो आप वो लोगों के साथ हो, घर वालों के साथ हो, दैट इज अ गुड थिंग, बट यू लॉस्ट द इमोशनल एंड सोशल टच, जो सोशल एस्पेक्ट है। इवन WHO हैज हाईलाइटेड इट कि आपका सोशल जो इंटरेक्शन है, सोशलाइजेशन है, वो इट हैज लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर डायबिटीज, बीपी, हेल्थ रिलेटेड थिंग्स, कि अगर सोशल नहीं है तो ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो क्या हो गया है कि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। सो घर में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई, वो बाहर नहीं जा पाए, अभी धीरे धीरे करके दे आर हैविंग हाइब्रिड, दे आर हैविंग अगेन स्टार्टेड गोइंग बैक टू द वर्क, राइट। पर उसमें क्या हो जाता है कि ये लोग घर पे आने के बाद या फिर अपने फैमिली को छोड़ के यहाँ पे आने के बाद, घर आने के बाद दे एंटर एम्प्टी होम, even if you have a roommates or something, but you are not connected, and how much you can talk to them on phone or anything, and sending a text or emoji will not actually give you the same hit as a personal connection. Correct. Right. So जो ऑक्सीटोसिन जिसको हम बोलते हैं, राइट, इट विल नॉट सीक्रेट दैट पर्टिकुलर इमोशन, तो वो बस इमोजीज तक ही सीमित रहता है। इमोजीज भेजने तक क्या है कि आप वहाँ पे बता रहे हो कि इफ इट वाज इन पर्सनल आई वुड रिएक्टेड इन सच वे, बट फिजिकल चेंजेस नहीं है, जस्ट अ फॉर्मेलिटी की भेज दियो स्माइली। तो इन चक्कर में क्या हो जाता है कि वो ज़्यादा लोनली होते रहता है, और बाद में उसका इम्पैक्ट उसकी फिजिकल हेल्थ पे भी आना शुरू हो जाता है। तो इन लोगों के बीच में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर वी सजेस्ट इज कि आप सोशलाइज होना शुरू करो, ज्वाइन अ ग्रुप, join a particular event or go for some group activities that are there. Sports is one of the good thing that is there, right? तो जब आप फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हो, वो भी हो जाता है, एक सोशल हेल्थ के सोशल बैलेंस जो होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए, वो भी उसमें हो जाता है। सो इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर कि आप जितना सोशलाइज हो सकते हो उतना हो, राइट। Now when we talk of emotional intelligence, या emotional quotient, EQ जिसको हम कहते हैं, was it high in the previous generations or is it better in the current generation? राइट, उसका ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है कि इट वाज हाई और बेटर, बिकॉज इट विल बी डिफरिंग फॉर इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट एज वेल। ओके। तो हम बोला जा सकता है कि उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा बढ़ गया अभी, बिकॉज यू हैव लेस इंटरेक्शन, यू डोंट नो हाउ टू इंटरेक्ट, आपने कभी किया ही नहीं तो पता कैसे चलेगा, राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या है, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर ओन इमोशंस, कि आपके इमोशंस कैसे रेगुलेट करते हो आप, और सामने वाले के कितने आप पहचान पाते हो, और उस हिसाब से कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हो। रिएक्शन नहीं, पर रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हो, ये जब आप समझते हो तब आपका कनेक्शन बनता है, तब आपका इम्पैक्ट पड़ता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके ग्रोथ के ऊपर। क्योंकि इंटेलिजेंस सभी होते हैं, राइट, यू हैव अचीव्ड सम डिग्री, यू हैव अचीव्ड सम वर्क, तो एवरेज इंटेलिजेंस सबका ऊपर नीचे उतना ही है। व्हाट मेक्स डिफरेंस इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस, कितना आप लोगों के बीच में कनेक्ट हो पा रहे हो,
even if you are introvert, even if you are extrovert, but you need to know, you need to develop that skill, जो कि आजकल के जनरेशन में कम है, बिकॉज यू आर कनेक्टेड मोर हाइपर कनेक्टेड ऑनलाइन रादर देन ऑफलाइन, जो फिजिकल इसमें है, तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और फिर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो आजकल थोड़े दिन के लिए, जो अभी रिलेशन, इफ यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप्स आ गई, तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस उतना नहीं होता है कि आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो, वो एक एक्साइटमेंट आ जाता है, उसके बाद वो एक्साइटमेंट चले जाता है, उसके आगे आप वर्क नहीं कर पाते, तो मल्टीपल ब्रेकअप्स, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, और उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं, अगेन यू आर गोइंग विद द ब्रेकअप वाला इमोशनल रोलर कोस्टर अगेन एंड अगेन, तो उसमें एग्जॉस्ट हो जाते, तो फिर उसमें और ये है कि नहीं, मुझे करना ही नहीं, उससे रादर दैट आई एम बेटर अलोन। करेक्ट, करेक्ट। सो यू ऑल्सो विजिट अ लॉट ऑफ कंपनीज, आप बहुत से कंपनीज में भी जाके सेशंस देते हो अबाउट मेंटल हेल्थ। What are some best practices that companies can implement in order to tackle these kind of issues at workplace so that the productivity of the employee increases, and b to nurture this emotional intelligence so that employees are able to handle stress better and work better in teams? Right. So first thing that they have things in place, like I told you, कि उनको वहाँ के यहाँ पे रिसोर्सेस अवेलेबल है, उन्होंने वहाँ पे क्या किया है, बहुत सारे इसमें कंपनीज में they have a cafeteria, they have a gym, they have a lot of other activities, बहुत सारे कंपनीज में there is a sleeping room, everything is there, Okay. right? But actually is it needed over there? अगर आपका काम 8 घंटे में खत्म होता है, तो 8 घंटे के काम के बीच में आप सोने नहीं जाओगे या ये नहीं करोगे, राइट? सो टॉकिंग अबाउट दैट वर्क कल्चर, हसल कल्चर इज मोर इम्पोर्टेंट, जरूरी है क्या, और वहाँ पे आप प्रोडक्टिव है क्या, जितना काम कर रहे हो उसमें आप प्रोडक्टिव नहीं है। हम बच्चों को बोलते हैं कि आप कितना देर पढ़ाई कर रहे हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितना पढ़ाई हो रहा है। सो वो तो आप वहाँ पे फॉलो नहीं कर पा रहे, कि आप टी ब्रेक के लिए जा रहे हो, सिगरेट ब्रेक के लिए जा रहे हो, कॉफ़ी ब्रेक के लिए जा रहे हो, ये सारा चीज़ें कर रहे हो, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। करेक्ट। और यू आर नॉट वर्किंग, यू आर डिस्ट्रैक्टेड मोर ओवर देयर, आपका फोन भी चल रहा है, ईमेल भी चल रही है, मीटिंग भी चल रही है, सो जो प्रोडक्टिव वर्क है वो इतने डिस्ट्रैक्शंस में वर्क नहीं होगा। तो आपको प्रोडक्टिव होना है तो यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ, यू हैव टू बी अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस। सेकंड थिंग इज, यहाँ पे प्रॉब्लम कहा जाता है, एचआर का सैंडविच बन जाता है। ये एचआर बोलता है वर्क लाइफ बैलेंस, एचआर के हिसाब से दे आर सेलिब्रेटिंग ऑल द फेस्टिवल्स, दे आर लुकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, राइट? उनके लिए वो देख रहे हैं, बट मैनेजर एक्सपेक्ट यू टू रिप्लाई एट 12 in the evening, night, right? वो बोलता है कि नहीं अवेलेबल रहो, 7 के बाद भी अवेलेबल रहो, तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है। इवन इफ यू आर नॉट एट वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब नहीं है कि आप ऑफिस से घर आ गए मतलब आपका बैलेंस है। घर पे आप यू शुड बी एबल टू शट डाउन योर ऑफिस, वो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड योर वही चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो बच्चों पे निकलेगा, काम पे निकलेगा, योर प्रेजेंस, योर माइंडफुलनेस, जिसमें हमें बात किया था, उसके ऊपर वो उसका इम्पैक्ट आएगा। तो यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि एटलीस्ट you make some time for yourself, at least company allows people to switch off their phones। अगर आप काम पे भी नहीं हो तो फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हायरार्की में ऊपर उनको पता होनी चाहिए कि कितना पुश करना है, राइट? I think one girl recently she died of a heart Right. attack in I think one of the very well-known MNCs. Yes, and very young। Very young girl. And ये incidents काफी बढ़ भी रहे हैं इसमें। डेफिनेटली बढ़ गया, ये बच्चों में बढ़ गया है, उनके अंदर बढ़ गया है, क्योंकि देखो आप, लाइक आई सेड, कि वो जो कंपटीशन है वो कहाँ से आता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आता है, रैट रेस जिसको हम बोलते हैं। एंड अगर आप नहीं कर पाते हो तो वो बहुत गलत चीज़ें से लोग आपको एक गलत नज़रिए से देखते हैं कि इतना पढ़ाई किया रे, जॉब ही नहीं मिला। तो जब आपको इंडिया में जॉब लगती है तो आपको नहीं लगती, पूरी फैमिली को लगती है कि अरे कितना पैकेज मिला। दे डोंट आस्क कि हाउ द वर्क कल्चर इज, कि वहाँ पे कैसा लग रहा है, कैसा काम है। दे आस्क कि पैकेज कितना मिला, एंड इफ इट इज इक्वल टू पैकेज, फिर वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो या नहीं, तो फिर उनको पैकेज मेंटेन करना है। तो फिर आपको एक्सपेक्टेशन है, नया जॉब लगा है तो आपको वर्क करना है, एंड समवेयर यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ, राइट? और फिर वो जब हो जाता है तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू टेक टोल, be it after few days, और ये तो she died with a heart attack, Correct. right? तो फिजिकल कंडीशन था। lot of time it is suicides। Correct. कि सुसाइड भी के बारे में भी बात करना जरूरी है, कि वो भी बहुत बार हो जाता है।
रिसेंटली आई हर्ड इंसिडेंट कि वो मीटिंग में बैठा था, ही फेल्ट वेरी एंशियस, वेरी ओवरवेलमिंग, एंड ही जस्ट जंप्ड आउट ऑफ द विंडो। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, तो आपको उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा कि हेल्प अवेलेबल है, आप बात करो। वंस इवन इफ यू आर एट वर्क प्लेस, you have, it's a work colleague, other than work you make connection with that person. Correct. At least one person takes responsibility to other person, these things will not happen. Right. क्योंकि आप उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, तो फिर उनका उतना रिसोर्स और सपोर्ट भी देना जरूरी है। So lot of companies are doing that, but people are still struggling to take that help. Correct. So work related issues, how do they impact relationships in a younger age? Romantic relationships I'm talking about, say maybe in the age of say 22 23, where they are not married, they are simply in a relationship. So how do they impact these relationships at say the age of 22 or 23? Right. So वो जो impact है, it's from your beliefs, कि घर वालों का क्या एक्सपेक्टेशन है टुवर्ड्स योर वर्क। पेरेंट्स ने क्या बोला था, इतना घंटा काम करना है, इतना ये होना चाहिए, राइट। रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, मेरे पेरेंट्स का रिलेशनशिप ऐसा था, या फिर मूवीज में ऐसा था, तो फिर मेरे पेरेंट्स का ऐसा था, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो वो जो जनरेशनल ट्रॉमाज आना शुरू हो जाता है, तो ये यहाँ पे वापस से आना शुरू हो जाते हैं, जो इम्पैक्ट होता है। और वो ट्रॉमाज का इम्पैक्ट क्या हो जाता है कि एक निगलेक्टेड चाइल्ड है, तो वो ऑब्वियसली ही विल बी एबल टू प्लीज अदर पीपल, ही पीपल प्लीजर बन जाता है, या फिर लोगों को ना बोलना नहीं आता है, तो ऑब्वियसली वो काम करते रहता है। उसके बीच में उसका रिलेशनशिप आ जाता है, वहाँ पे वो टाइम नहीं दे पाता है रिलेशनशिप के लिए, तो उसका वो टोल वो भी है। तो ये जो पैटर्न्स है, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि व्हाट इज माय पैटर्न विच इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, एंड ब्रेक दोज पैटर्न। तो जब तक वो पैटर्न्स के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं करते, तब तक उनको नहीं पता चलता है कि मेरे रिएक्शन क्या है, मैं किस तरीके से डील कर रहा हूँ चीज़ों को। और वो चीज़ें अगर आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है, इट्स नॉट, यू आर नॉट बीइंग प्रोडक्टिव, इट्स नॉट हेल्पिंग यू ग्रो, देन यू हैव टू चेंज दोज पैटर्न। उसमें गलत सही देख के मतलब नहीं है, वो पैटर्न चेंज करो, सी इफ इट्स वर्किंग आउट फॉर यू। और फिर वही रिलेशनशिप में भी इम्पैक्ट आ जाता है। यू इग्नोर द रेड फ्लैग्स कि ठीक है, अभी काम चल रहा है, रिलेशनशिप में मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, जो भी मुझे सोशल कनेक्ट हो रही है, सारी फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, ये रिलेशनशिप में कम पूरी हो रही है, तो आई जस्ट स्टिक विद इट रादर देन मेकिंग अ बिग चेंज। कंपनी कितनी भी टॉक्सिक होगी, तो आप वो एक पैकेज के लिए, एक रीजन के लिए, वो चेंज के लिए रेडी नहीं हो, इसलिए चेंज भी नहीं करते, स्विच भी नहीं करते। सिमिलरली आप रिलेशनशिप में भी बहुत बार स्टक हो जाते हो कि आपको पता है रिलेशनशिप टॉक्सिक चल रहा है, फिर भी आप नहीं होते हो, और फिर वो पैटर्न्स प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, फिर वो आपके ट्रेड्स आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों में आजकल एंग्शियस पर्सनालिटी जो बोलो, वो दिखना शुरू हो गया, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी है। रादर देन डायग्नोसिस, उसके ट्रेड्स उनके बीच में है। बॉर्डरलाइन मतलब एक तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, नहीं तो एकदम बिल्कुल खराब रिलेशनशिप की बीच में कुछ नहीं है। तो वो जो एक्सट्रीम्स है कि अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं चल रहा है तो बिल्कुल नहीं, तो वो पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है। बहुत ज़्यादा फिर रिलेशनशिप में गैसलाइटिंग, ये सारी चीज़ें दिखना शुरू हो जाती है। और ये वर्क कल्चर को साथ में लेते लेते चल रहा है, क्योंकि वर्क कल्चर में यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद वर्क, यू आर वर्किंग टू मेनी आवर्स ओवर देयर, या और यू आर गिविंग टू मच ऑफ इम्पोर्टेंट वर्क, जिसकी वजह से आपका पर्सनल लाइफ खराब हो रहा है। सी बट मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज काम की जगह पे आने वाला जो प्रेशर है, that certainly has an impact when people are married. Right. Because that is shown, बच्चों के सामने दिखाई देता है, अपने स्पाउस के सामने दिखाई देता है। यहाँ पे since they are in a simple relationship, they are not even married, they don't even know whether there is going to be any future for this also or not. In such a case also does it really impact? मतलब जितना शादियों में impact होता है, उतना इन चीजों पे भी impact होता है? Definitely, कैसा है देखो कि ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आर गिवन कि शादी में कमिटमेंट है, इसमें कमिटमेंट नहीं है, इट्स ईजियर टू ब्रेकअप ओवर हियर, यू डोंट हैव टू पुट मच एफर्ट, या फिर इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। आप कितना भी बोलो कि प्रैक्टिकलिटी हम रहते हैं, तो वो दोनों एक ही पेज पे हो जरूरी नहीं है। Correct. वो ही इम्पैक्ट जो रिलेशनशिप में घर पे आने वाला है, वो यहाँ भी आने वाला है। जब घर पे आप होते हो, आप मैरिड होते हो, तो मे बी उसका आउटकम कुछ अलग होगा कि यू आर स्ट्रगलिंग कि ठीक है अब चले जाओगे, या ये वर्कआउट करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे आप जल्दी गिव अप कर दोगे, समथिंग लाइक दैट कैन हैपन। बट इमोशनल टोल जो है वो उतना ही आने वाला है। लड़ाई हो गया, यू आर अटैच टू दैट पर्सन, प्यार है, ये सारी चीजें है, उसकी वजह से इमोशनल इम्पैक्ट तो उतना ही आता है। उसका इम्पैक्ट काम पे भी होता है, और जितना काम का इफेक्ट है वो रिलेशनशिप पे भी आता है।
तो वो हम अवेयर नहीं रहते, हम बस एक ऑटो पायलट मोड पे चलते रहते हैं और फिर वो आना ही है कभी ना कभी। करेक्ट। इसमें what kind of specific mental health issues does somebody face? जैसे in case of maybe marriages, घर पे शायद कभी कभी वायलेंस हो सकता है, the husband may start getting into alcoholism, Right. maybe addictions. इन यंगर केसेस ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं इसमें किस तरीके के मेंटल हेल्थ इश्यूज आपको नजर आते हैं? यंगर केसेस में भी एडिक्शंस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। यू आर गेटिंग एक्सेस इजीली देन प्रीवियस। आपको पहले कैसा था कि अल्कोहल लेना जज किया जाता कि अरे अल्कोहल लेने गया है, मिलने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। अभी इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि हाँ ये भी लेता है वो भी लेता है। सेकेंड प्रॉब्लम इज कैनबिस। वो कॉलेज टाइम से इतना इजीली एक्सेसिबल हो गया है बच्चों को। और हमको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि अल्कोहल एडिक्शंस, बी इट ऑफ पॉर्न एडिक्शन, फोन एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, योर कैनबिस एडिक्शन, व्हाटएवर इट इज, उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ के ऊपर, ऑर्गन्स के ऊपर बाद में आता है। उसका इम्पैक्ट पहले आपके थॉट्स के ऊपर आता है, आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर आता है। स्पेसिफिकली विथ योर वीड एक लॉजिकल जो थॉट प्रोसेस होता है वो हैम्पर हो जाता है। थोड़ा सा वो सूडो फिलोसॉफिकल होना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस होना शुरू कर देते हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट क्या हो जाता है, इट्स वर्किंग एज अ पेन किलर। तो आपको ये जानना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एनी पेन किलर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, रादर देन यू फिक्स द प्रॉब्लम। करेक्ट। यू सी, जब आपकी कोई चीजें ठीक नहीं चल रही, जॉब ठीक नहीं चल रहा, रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, तो आप क्या करते हो कि बाहर क्या गलत है वो देखना शुरू करते हो कि अरे मैनेजर में प्रॉब्लम है, अरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। और जब वो आप इंटरनलाइज करना शुरू करते हो कि मुझे क्या चेंज करना है, ऑब्वियसली यू कैन नॉट चेंज द मैनेजर, यू कैन नॉट चेंज योर पार्टनर। हम क्या चेंज कर सकते हैं इसके ऊपर हम जब फोकस करना शुरू कर देते तो देन इट हैज अ बेटर रिजल्ट। पर इसका इम्पैक्ट जो है ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ और एडिक्शन इन लॉन्ग रन इज गोइंग टू पुट यू इनटू एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। Correct, correct. Now, this particular age, they undergo a lot of transformation. So, from college now they are into corporate. Corporate, so they are into a personal relationship with somebody. They are into engagement. Then they go into marriage, and then they become young parents. Right. तो ये सारा जो ट्रांजिशन है, say from 20 to 23 years of age, say to up to 35, 30, say 40 years of age. How does this shift entirely, affect somebody's mental health? सो ये जो चेंजेस है, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, या व्हाट यू आर अवेयर ऑफ योर ओन थॉट पैटर्न्स और योर ओन बिहेवियर्स दैट यू आर हैविंग और विच आर हार्मिंग यू, यू गेट स्टक इनटू दैट पर्टिकुलर दिस। और अल्टीमेटली एक ग्राफ दिखता है कि हाँ इसके बाद ये प्रॉब्लम, उसके बाद ये प्रॉब्लम, यहाँ पे भी ठीक नहीं चल रहा, वहाँ पे भी ठीक नहीं चल रहा। एंड अल्टीमेटली वो ब्लेम करते करते चला जाता है कि यह ठीक नहीं हुआ, मेरी लाइफ में लक है, ये है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बट लाइक आई सेड कि जब जैसा पेरेंटिंग का इम्पैक्ट होता है आफ्टर द एज ऑफ 18-20, आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी चाहिए कि बाकी लाइफ में क्या हुआ है, बचपन से हमने क्या फेस किया है, उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। अब आप क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो, इसका एक ऑडिट होना जरूरी है। तो तब जाके आपको पता चलेगा कि एट द एज ऑफ 25 आई वाज लाइक दिस, आई एम लाइक दिस। 35 के एज में, 30 के एज में मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, वो गोल कहाँ है, एम आई वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल। इफ यू आर मूविंग आउट ऑफ दैट गोल, लाइक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का इम्पैक्ट तो आ रहा ही है उसका, और आपकी वजह से बाकी सराउंडिंग लोग भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनको भी उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो अवेयर रहना और रेडी टू चेंज एंड इवॉल्व इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो चीज़ आप यूज नहीं करते हो वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, इवोल्यूशन में निकल जाती है। फॉर अस इट वाज टेल, राइट, तो वो चली गई। अब ब्रेन का भी आप यूज नहीं कर रहे हो, लॉजिकली आप जो लोग बोल रहे हो उसके हिसाब से ही चल रहे हो और अपना खुद का दिमाग नहीं लगा रहे हो, तो उसका भी वही होने वाला है। सो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे ऊपर आता है। करेक्ट। फिजिकल हेल्थ पहला चीज़ है जिसको आपको ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरा आता है कि मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ कितना ठीक है, आपका इमोशनल रेगुलेशन कितना है। इमोशनल रेगुलेशन नहीं है तो ठीक है, डिसऑर्डर नहीं है, डायग्नोसिस नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट आपके फाइनेंसेस के ऊपर आता है, बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे आता है। आपका स्पिरिचुअल हेल्थ भी इतना ही इम्पोर्टेंट है ये एज फैक्टर्स में। स्पिरिचुअल हेल्थ इज नॉट, ऑब्वियसली ओवरलैप होता है रिलीजन के, पर रिलीजन अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है। सोशल हेल्थ के बारे में हमने बात की है कि सोशल वेलबींग होना ही चाहिए, ठीक है, और इसके बीच में आपका फाइनेंशियल गोल्स और ये सारी चीज़ें बैलेंस है कि नहीं, तो जाके वो थोड़ा सा बैलेंस रहता है। नहीं तो फिर वो वहाँ का इम्पैक्ट आना या फिर उसका मेंटल हेल्थ के ऊपर जो इशू आते हैं वो आते हैं।
डिवोर्सेस हो गए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए, जॉब जाना हो गया, परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, प्रमोशंस नहीं हो रहे, बच्चों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं रह रहा है, एंड एडिक्शन वन इज वन ऑफ द फैक्टर। ये सारा चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाती है कि आपकी ये सारी बिगड़ी चीज़ें बिगड़ी हुई है। तो देन यू विल हैव टू मेक अ ऑडिट कि ये क्या चल रहा है, कहाँ पे जाना चाहिए, और एज के हिसाब से वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। 30 के लिए अलग है, 35 के लिए अलग है। इट्स नॉट अ फिक्स्ड टाइम लाइन, Correct. but you have to be aware कि what is happening. Correct. Am I going in a way that I want to have my life, or it is going, or it is controlled by other factors surrounding you. Right. कई बार ऐसे भी है ना कि somebody who is say 35 years of age अपने आप को अभी भी वो समझ रहा है कि मैं 20 साल का ही हूँ, Right. and he is living that kind of a carefree life, though he has a family, maybe he has one or two kids also, Right. and he's still living a very carefree family, carefree kind of a life. But suddenly कुछ ऐसे होता है लाइफ में, some big incident happens, positive negative कुछ भी हो सकता है, and suddenly the reality dawns on him कि यार मैं तो अब 20 नहीं हूँ, I'm turning Right. 35 और I'm approaching 40. वहाँ पे किस तरीके के इश्यूज इनके ऊपर या किस तरीके के मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट्स ऐसे लोगों पे दिख सकते हैं, ए, एंड सेकेंडली अगर आपके सामने ऐसे कोई केसेस आते हैं तो हाउ डू यू हेल्प देम टैकल दिस? बहुत बार होता है ऐसा कि दे डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दे आर इवन हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर जस्ट, जैसे बहुत बार हमको बोला जाता है कि बच्चे पबजी खेलते हैं या फिर दे आर गेम एडिक्टेड टू गेम. सो आई हैव सीन केसेस हु आर 35, 36, they are married even 3-4 years down the line, and they are still on gaming zones and everything. As a hobby वो ठीक है, but आपका जॉब इम्पैक्ट हो रहा है, फिर भी आप उसके अंदर ही हो, एंड यू डोंट हैव अ गोल, मुझे घर लेना है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ग्रो नहीं करना है, राइट? अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो, यू आर स्टक इन दैट पर्टिकुलर थिंग, उसका इम्पैक्ट आपके ऑब्वियसली पार्टनर के ऊपर आएगा कि पार्टनर के गोल्स अलग है, पार्टनर बोल रहा है कि अरे यहाँ से मूव फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा है, बहुत सारे बोलते हैं अरे ये मैच्योर इनफ नहीं है, और उनको जब रियलाइज होता है, सडनली दे गो इनटू दैट पर्टिकुलर स्टेज कि अरे इतना बड़ा लाइफ का टाइम चला गया और मैंने कुछ नहीं किया और वहाँ से करना है, तो उसमें दो ही ऑप्शन है, एक तो करो कि, और जो टाइम लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करो, तो दैट इज गोइंग टू टेक अ डिफरेंट टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, या फिर गिव अप कि नहीं मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसे ही जीना है, एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू पुट यू इन अ डिफरेंट जोन कि नहीं मुझे, मेरे से नहीं हुआ, मेरे से नहीं करा, तो सेल्फ ब्लेमिंग में चले जाते हैं, सेल्फ लूथिंग में चले जाते हैं। ये सारे इम्पैक्ट बाद में आपको टर्न आउट करते हैं, फिर हम उसको अलग अलग नाम देना शुरू कर दें कि ये डिसऑर्डर है, वो डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी इश्यूज है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बिल्कुल बात नहीं होता है, पता भी नहीं होता है, कि हम बोलते हैं कि स्वभाव का पार्ट है, स्वभाव का पार्ट है, तो उसकी वजह से ऐसा ऐसा ही है वो, ठीक है, पर वो उसको चेंज किया जा सकता है, उसको हेल्प, स्वभाव वाला औषध नसतं ऐसे मराठी में बोलते हैं, but you can at least work so that your financial, your professional, your personal life is not impacting. If that is getting impacted, you are having a mental health issue. ये इतना समझना जरूरी है। नॉट नेसेसरीली आपको डायग्नोसिस मिलेगा, नॉट नेसेसरीली आपको दवाई देनी पड़ेगी, बट यू विल एटलीस्ट हैव टू हैव सम क्लैरिटी कि क्या हो रहा है, एंड दैट वो थेरेपी में या फिर थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि घर में से कितना भी बोलो वो नहीं समझते। और ये जब लोग होते हैं कि आपने जैसे बोला 35, 34, 36 की एज में, दे कैन स्टिल डू वेल, इट्स नॉट दैट कि बहुत लेट है या वो, दे आर फॉलोइंग देयर ओन टाइम लाइन, बट लाइक आई सेड, इफ दिस शुडंट हैपन, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर ऑडिट एवरी ईयर, एवरी 3 years कि क्या चल रहा है, कितना आप ग्रो कर रहे हो, कितना मूव फॉरवर्ड कर रहे हो। इवोल्यूशन हैज टू बी देयर, यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू डू। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर वो लाइफ का मजा भी निकल जाता है, you are not in that happy state. Why you are doing things? If it's too easy, you are getting bored. If it's too hard, you will burn out. It has to be in place where it is matching your skill set, and it has to be challenging at the same time. तो अगर वो नहीं हो रहा है तो obviously that person, and most of the time like you said, lot of people who are going through this phase कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है लाइफ में, 35 हो गए, 36 हो गए, they are not responsible enough. Lot of them procrastinate, lot of them are struggling by themselves with a personality or maybe sometimes depression also. Okay. I think इसमें एक और थोड़ा सा related issue जो आ जाता है, you mentioned about gaming. We have seen a rise in rummy, online gaming, where people who are 40 years plus also probably,
are betting so much of money into this and they are losing money into this. Right. So they are going into financial crisis as well. तो क्या ऐसे cases पे medically is there any kind of a solution that can be offered to such people? डेफिनेटली गेमिंग एडिक्शन प्रॉपरली अपने क्राइटेरियाज में जब हम देखते हैं कि डायग्नोसिस होता है, वायरल इन्फेक्शन है, कोविड है, डिप्रेशन है, एंजाइटी, गेमिंग एडिक्शन इज ऑल्सो डायग्नोसिस. Okay. एंड वन ऑफ देम इट इज गैम्बलिंग. तो पहले गैम्बलिंग था वो जुआ सट्टा खेलना, कैसीनो में जाना, वो वाला इलीगल वाला. नाउ दे हैव मेड इट लीगल, very easily accessible On your phones. on your phones. You don't realize that you are addicted. So I have seen a case where a 25 years old guy has taken loan of around 15 lakhs, right? Okay. No job, no backup, nothing, and that was given to him just because he has his land. So either he sells his land and repays it, or he earns that money, and obviously, and then he's taking out. Now the company offers him a separate account where he can recharge other people's money. Okay. For their account. So what happens if he's addicted? He takes that money, he puts it in own account. He thinks that he'll win, and then recharge the other person's phone, or for other person's that particular account of gambling. ये सारी जो चीजें हैं, अभी जैसे अल्कोहल है, you know it's harmful, it's still available. Something like that, it is, gambling is also like that, right? तो आप क्यों है, क्या है, इससे ज्यादा कि वो है, मुझे प्रॉब्लम है. I have seen people who have lost their around 2-3 CR also. Correct. On in this particular gaming things, but they don't realize they are addicted. It can happen with your futures and options and trading and all those kind of things. Correct. But उसको एक addiction जैसा diagnosis जब मिल जाता है, you have help available, you have medication. Lot of people I have seen admitted in rehab. Okay. Right? So why rehab? Because you have to have cut off your access to that particular Correct. gaming or phone or something. Abstain होना पड़ेगा उससे. हाँ, उससे आप अलग जब तक नहीं होगे, तब तक उसका वो अट्रैक्शन, तब तक वो लॉजिकल ब्रेन हिट करना शुरू नहीं होता है. अभी मोस्ट ऑफ द टाइम वी कॉल इट कॉग्निटिव डिसोनेंस. आपको पता है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, उसके ऊपर फोटो है, कॉन्सिक्वेंसेस है, सब है, बट द पर्सन हु टेक्स सिगरेट पैक, मुझे नहीं होगा, किसी और को होगा, ऐसा है. तो ये गैम्बलिंग और एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन के साथ भी वही होता है. सो you have to have a right check, you have to have a social support कि फ्रेंड्स को पता होता है कि कितना लूज कर रहा है. Right. तो फ्रेंड्स को एटलीस्ट हेल्प करना, उसको राइट टाइम पे रोकना, ये जरूरी है. जब उसके 2-3 CR चले गए, उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचता. इफ इट्स इज लाइफ सेविंग, इट्स इज होल प्रॉपर्टी और समथिंग लाइक दैट. एंड इट्स नॉट अबाउट पीपल हु आर इन सिटी और समथिंग. ये रूरल एरिया हो रहा है. Correct. ऑब्वियसली कंपैरिजन है, वो प्रमोशन कौन कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. ये लोग कर रहे हैं, मिल जाएगा किसी न दिन, वो होप रहता है. तो ये एडिक्शन का पार्ट वही होता है. उम्मीद पे दुनिया कायम रहती है. इस पे दुनिया कायम है, तो उनको लगता है कि सडनली मैं बड़ा हो गया तो फिर मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. Right. तो उस चक्कर, और जब व्हेन यू लूज मनी, देन यू हैव टू रिकवर दैट मनी. इफ आई एम गिवन दैट पर्टिकुलर गेम दैट माय मनी, तो उससे ही मैं वापस लूंगा, और उससे वापस लेना तो उसको देना भी पड़ेगा. और वो साइकिल इतना रिपीटेटिव हो जाता है कि यू आर स्टक इन दैट लूप. ये जब रूरल साइड में जब आप जाके यू आल्सो गिव लॉट ऑफ सेशंस देयर, वहां पे किस तरीके से ये लोग ऐसे डील करते हैं? डू दे रियली ओपन अप इन दिस केस? सरप्राइजिंगली जो मैंने देखा है कि जब हम रूरल कैंप के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे व्हेन यू गो इन अ सिटी, यू हैव टू हैव प्राइवेसी, यू हैव टू हैव किसी को पता ना चले दैट आई एम टेकिंग सेशंस, आई एम गोइंग फॉर थेरेपी. इन रूरल पॉपुलेशन इट्स नॉट लाइक दैट. आप वहाँ पे टेबल लगा के बैठ जाओ, there are 2-3-4 people surrounding, your neighbors are there, your same people who know, they come and tell you the issues. They are very open to it because they want help. Okay. उनको पता है I'm suffering, उनको पता है the help is not available, जो वहाँ पे जो medical help है या ये सारी चीजें. And जब when you do awareness and then it start hitting them कि अरे ये this is not my physical problem, this is anxiety, this is not exactly other issues, या फिर मुझे एडिक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारी चीज़ें, उसमें से मुझे बाहर निकलना है. सो व्हेन यू एक्चुअली गिव हेल्प, दे डोंट सी कि मेरे को प्राइवेसी चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए. तो वहाँ पे सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि ऐसा स्टिग्मा और वो सब छोड़ के आ जाते हैं लोग. Okay. भले ही बार पड़ोस वालों को पता होना चाहिए, पता चल गया, बट उनको हेल्प चाहिए. वो स्टिग्मा वहाँ पे भी है कि अरे दवाई खाया तो प्रॉब्लम है, पागल, डॉक्टर के पास गया तो पागल है. बट वहाँ पे थोड़ा सा अलग सिनारियो दिखता है कि उनको हेल्प चाहिए. Okay. So we can say it is better in case of rural areas than
what we see in cities. हाँ, the problem over there is awareness. उनको पता नहीं कि ये प्रॉब्लम है, अच्छा, okay, okay. बट उनको जब पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है तो they immediately come to see ये you. इमीडिएटली कम कि नहीं, हमको बाकी सब चीजें छोड़ो, हमको मेडिसिन दो, हमको उससे बाहर निकलना है. Okay. तो वो डिफरेंस हमको देखना है. यहाँ पे अवेयरनेस है बट दे डोंट कम फॉर हेल्प. ये प्रॉब्लेम. मी आता तुम्हाला एक प्रश्न मुद्दामून मराठीत विचारणार आहे. म्हणजे हा स्पेशली मराठीमध्ये मी यासाठी विचारतोय कारण हा आपल्या मातीशी जोडला गेलेला राईट. प्रश्न आहे. रुरल एरियाज बद्दल आपण बोलतोय म्हणजे गावातल्या लोकांबद्दल आपण बोलतोय. गेमिंग ॲडिक्शन आणि हा प्रॉब्लेम हा एक झाला. शेतकरी आत्महत्या ज्या मोठ्या प्रमाणामध्ये होतात, कर्जाच्या ह्याच्यामुळे होतात, पीक चांगलं येत नाही म्हणून होतात, दुष्काळ झालेला आहे म्हणून होतात. याला कुठल्या पद्धतीने टॅकल करता येऊ शकतं आपल्याला? ह्यात आता दोन फॅक्टर आहेत. ज्या गोष्टी त्या व्यक्तीच्या कंट्रोलमध्ये आहेत, राईट. दुसरी गोष्ट आहे की ज्या कंट्रोलमध्ये त्या व्यक्तीच्या नाही आहेत, ज्या समाजाच्या कंट्रोलमध्ये, समाजाच्या मना किंवा ह्याच्यात. आता दुष्काळ तो त्याच्या कंट्रोलमधला नाहीये, तो सरकारच्याही कंट्रोलमधला नाहीये. पण राईट हेल्प कुठे अवेलेबल आहे हे सांगणं किंवा ह्या गोष्टी पोचवणं, ह्या त्या व्यक्तीला माहीत असणं गरजेचं आहे, ह्या त्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे. आणि त्याची जी परिस्थिती आहे त्याचा फायदा घेणारे लोक किती कमी करता येतील किंवा त्यांना कसं चेकमध्ये ठेवता येईल हे बघणं गरजेचं आहे. आता माहिती आहे त्याला प्रॉब्लेम आहे, तो कर्ज घेतो, बाहेरून घेतो, व्याजाने घेतो, ह्या सगळ्या गोष्टी होतात, त्याच्यावर लॉ आहेत, सगळ्या गोष्टी आहेत, पण त्या अजून पण होतात. असं होत नाही की नाही होत. लोक देतात व्याजाने पैसे, घेतात व्याजाने पैसे, आणि त्याचं वेगळं प्रेशर असतं. तो तिथं कशासाठी घेतोय? दे आर अवेअर की मला कुठलं पीक लावलं पाहिजे, मला माहिती आहे की हे पीक लावले एवढे पैसे येणार, ते पीक लावले की तेवढे पैसे येणार आहेत, पण त्या पैशाचं काय केलं पाहिजे हे सुद्धा त्यांना लक्षात येणं, त्याचा अवेअरनेस, कुठं सेव्हिंग केलं पाहिजे, किती बॅकअप असलं पाहिजे, फायनान्शियल जे आपण लिटरसी म्हणतो ते पण तिथं आणणं गरजेचं आहे. सो हे मल्टीफॅक्टरियल आहे. सुसाईड होतात म्हणजे तो फक्त मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूमुळे होतात नाही, तो काही आनंदाने ते करत नसतो. लास्ट त्याचा अटेम्प्ट, लास्ट त्याचा ऑप्शन म्हणून ते असतं. बरोबर. पण त्याला हे पण लक्षात घेणं गरजेचं की सुसाईड इज अ परमनंट सोल्युशन फॉर हिज टेम्पररी प्रॉब्लेम. तो प्रॉब्लेम कधी ना कधी तरी सॉल्व्ह होऊ शकतो राईट हेल्पने. आता बरेचसे असोसिएशन्स आहेत, सरकारचे बरेचसे प्रोग्राम्स आहेत, ज्या गोष्टी अवेलेबल आहेत ती जेवढ्या इफेक्टिव्हली रन कशा करता येतील हे जर बघितलं तर त्या कमी होतील डेफिनेटली. काही गोष्टी असतात की ते बियॉन्ड कंट्रोल आहेत. बरोबर. बट सुसाईड इज नॉट द ऑप्शन. तिथं तुम्हाला मेंटल हेल्थचा जेव्हा प्रश्न येतो आणि त्यांनी सांगितले की नाही मला हा प्रॉब्लेम आहे, तो प्रॉब्लेम तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नाही सॉल्व्ह करू शकत. तो फक्त त्यावेळेस त्याला थांबवू शकतो की अरे ह्या गोष्टी आहेत. ही कॅन वर्क ॲज अ गेट कीपर की ठीक आहे, इथून सुसाईड हा ऑप्शन नाहीये, पण अजून काही दिवस तू मॅनेज कर किंवा हेल्प घे. तुला जर निगेटिव्ह थॉट पॅटर्न्स असतील किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत तिथं आम्ही तुला हेल्प करू. बट त्याचा ऍक्च्युअली जर फायनान्शियल प्रॉब्लेम असेल तो काउन्सिलर नाही हेल्प करू शकत. त्याला एक एनजीओ लागेल, त्याला एखादं सोसायटीचं हेल्प लागेल किंवा त्याला लोन देणारी एखादी, लिगली लोन देणारी एखादी एंटिटी पाहिजे जेणेकरून तो बाहेरून येणार नाही आणि त्याचं ते व्याज त्यांना तो हिशोब नाही लागणार. लिटरसी वाढली पण ती अजून वाढण्याची गरज आहे. स्पेशली वेन यू टॉक अबाउट मराठवाडा आणि विदर्भ, ह्या सगळ्या ज्या एरियाज आहेत तिथं ते अजून पुश करणं किंवा पोचणं खूप जास्त गरजेचं आहे. बऱ्याचशे इन्स्टिट्यूट आणि ह्या सगळ्या गोष्टी करतात, पण सुसाईड हा एक खूप मोठा इश्यू आहे जो तिथं टॅकल होताना दिसत नाही. आणि त्याचं मेन कारण आहे की तुमचं फायनान्शियल लिटरसी, युअर क्रॉपची लिटरसी, की कुठलं पीक घेतलं पाहिजे, कधी घेतलं पाहिजे, आणि इन केस नेचर हिट्स की तुम्हाला नॅचरल कॅलॅमिटी आलीच तर मग काय हेल्प अवेलेबल आहे. आणि दुसरी गोष्ट आहे की ते ज्याला पाहिजे त्याला पोचते का नाही. बरोबर. कारण की अवेलेबल आहे पण आता त्याला स्कीमच माहित नसेल तर दुसरा कोणीतरी घेऊन जातो. ऑन पेपर स्कीम इज रनिंग सक्सेसफुली, पण ज्याला गरज आहे त्याला पोचते का नाही हे सुद्धा महत्वाचं असतं. हे मल्टीफॅक्टरियल आहे, सगळ्यांनी मिळून केलं तरच तो इश्यू सॉल्व्ह होणार आहे. तो एका म्हणजे फक्त तुला डिप्रेशन होतं म्हणून त्याने सुसाईड केलं हा फॅक्टर शेतकऱ्यांमध्ये नसतो. बिकॉज शेतकरी म्हणा किंवा जे गावातले लोक असतात दे आर मोर रेझिलियंट दॅन शहरी भागातल्या लोकांपेक्षा. आणि इफ ही इज डुईंग समथिंग लाईक दॅट then we have to think of it from a different perspective. Correct. Now coming to the next question, a lot of people face midlife crisis generally at the age of 40 45. It could be from multiple factors. A, because they've achieved too much at a very early age,
or B, because they have not achieved anything until that age, or C, because of any other reasons. So, what would be your comments on midlife crisis? midlife crisis can hit people at different age. हा एक गोष्ट आहे की थोडंसं पुढं मागं होतं, खूप अचीव केलं आणि पुढं काय. सो वेन यू टॉक अबाउट वेन अ पर्सन हू हॅज अचीव्ड अ लॉट, त्याचा लिंक टू द हॅपीनेस, हिज अचिव्हमेंट, हिज मनी अँड एव्हरीथिंग, तो एका नंतर पॉईंट नंतर तो फ्लॅट व्हायला सुरुवात होतो. किती पैसे कमवा, त्याचा हॅपीनेस स्केल त्याचं ते वाढत नाही. तसंच सगळं केल्यानंतर त्याला जाणवते की ही इज नॉट ॲक्च्युली दॅट पर्सन दॅट एव्हरीवन लाईक्स फॉर हिज ओन सेल्फ. ते त्याच्यासोबत त्याच्या अचिव्हमेंटमुळे आहे किंवा त्याला तो डाऊट असतोच की अरे बाबा मी अचीव्ह केले म्हणून ते तर माझ्यासोबत नाहीये. तो लोनलीनेस असतो सगळ्यांच्या मध्ये राहून, तो त्यांना फील होतो. त्याच्यामुळे ते क्रायसिसमध्ये जातात. मग पेन किलर लाईक आय सेड की ते मग मटेरियलिस्टिक ह्याच्यामध्ये जास्त जातात. जास्त जाऊन एक्सपिरियन्सवर जे आपण म्हणतो की स्पेंड केलं पाहिजे किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी, ते जेनझी किंवा ह्या गोष्टी नाही करत. दे आर मोर टुवर्ड्स कन्झ्युमरिझम, की हे घेतलं की थोड्या वेळ बरं वाटतं, मग परत अजून तो एक पीक येऊन जातो आनंदाचा, मग परत काहीतरी विकत घेतो. मग हा जो पॅटर्न सारखा सारखा व्हायला सुरुवात लागतो, त्याच्यानंतर ते स्टार्ट फिलिंग एम्प्टी. अरे किती घ्यायचं, किती अजून हे करायचं आणि किती दिवस करायचं. रिअल हॅपीनेस, रिअल मिनिंग, रिअल पर्पज, जे मी म्हणलं स्पिरिच्युअलिटीचा जो ऍस्पेक्ट असतो, तो कुठेतरी नाहीसा होतो. म्हणजे मास्लोचा हायरार्की इफ इज देयर, सो व्हेन दैट इज देयर कि उसको अपने को देखना पड़ेगा कि वो हायरार्की में सेफ्टी, सिक्योरिटी और आपका जो उसके आगे चला, लास्ट होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वेयर यू आर गिविंग टू अदर पीपल एंड देन हैविंग अ फुलफिलिंग लाइफ. वहां तक वो कैसे पहुंचेगा उसका आइडिया नहीं होता है. So that is something that we have to look. Right. And someone who has not achieved at all, he is going into comparison. He has done so, I am not able to. Then rather than just working on my own self and growing more, I'll just also go and buy something that will make me temporarily feel good about it. Correct. So ये सारी चीजें, so you run behind materialistic or temporary pleasures, and then you'll get stuck into that, and then you realize कि अरे okay, I'm doing something wrong. I need to find a new way. Correct. Now coming to the next part, we have been discussing about issues for quite some time now. What are certain healthy coping mechanisms? Because now as a person, he or she might know that yes, there is a problem. He or she might also has taken professional help. But first of all, what could be those healthy coping mechanisms in this case? Right. So like I said, there are few well-being factors that you look for. Physical health. Correct. Exercise is something that will keep your neurotransmitter in check. Right. They will keep you away from lot of disorders, mental health and plus physical. Right. So that can be your coping mechanism, healthy coping mechanism. And when you talk about coping mechanism and healthy coping mechanism, it's not temporary, it's not short-lived, it is long-lived. कि थोड़ा सा हम जब काम करते हैं कि फिजिकल हेल्थ, रोज रनिंग जाते हैं, आपको वो हाई मिलता है, थ्रू आउट डे एनर्जी रहता है, राइट. तो वो फिजिकल हेल्थ का एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है. हाफ एन आवर ऑफ योर सन एक्सपोजर, राइट, दैट विल ऑल्सो कीप योर फिजिकल हेल्थ इन चेक. योर स्लीप. करेक्ट. स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड फैक्टर. की जैसे मैंने बोला कि इवोल्यूशन में जो चीज काम नहीं आती वो चली जानी चाहिए. अगर आप जंगल में सोते थे व्हेन यू आर पुराने टाइम पे, तब ऑब्वियसली द प्रे, यू विल बी द विक्टिम ओवर देयर, आके आपको कोई खा रहा है. करेक्ट. बट स्लीप डिड नॉट गो. उसका इंपॉर्टेंस आज भी उतना ही है. 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप अगर आपको नहीं मिल रहा है, सो आपका हेल्थ फैक्टर से ये सारी चीजें इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है. करेक्ट. So working on your sleep, following a sleep hygiene, something like switching off your devices 1 hour, 2 hours before sleeping. These kind of things are very important. दूसरा है emotional regulation. Most of the time we are living with a reactive thing and then not in regulation. So when you are having an emotional regulation, you can work on your breathing exercises, meditation, mindfulness. These are the coping mechanisms will keep checking your stress and everything in check. तो इमोशनल रेगुलेशन. थर्ड इज योर सोशल सर्कल. जितना आपका सोशल सर्कल है, एंड इट इज नॉट नथिंग टू डू विथ योर पार्टी सर्कल, कि जहाँ पे आप पार्टी कर रहे हैं, एक्साइटमेंट आ रहा है, हैविंग फन एंड देन गोइंग बैक टू एन एम्प्टी हाउस. सोशल सर्कल में वहाँ पे कुछ तो मीनिंगफुल हो रहा है. यू आर एबल टू कनेक्ट, यू आर एबल टू कनेक्ट ऑन अ मेंटल लेवल, टॉक अबाउट इट, एबल टू हैव फन, यू आर एबल टू लाफ. ये सारे चीजें जहाँ होनी चाहिए हेल्दी वे में, वो सोशल सर्कल इंपॉर्टेंट है.
स्पिरिचुअलिटी मीनिंग पर्पस होना चाहिए लाइफ को, या जो कुछ भी आप कर रहे हो, और यू हैव टू री आइडेंटिफाई दोज एट पर्टिकुलर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। तो वो कोपिंग मैकेनिज्म वहां पे आनी चाहिए, तब जाके यू बिल्ड अ रेजिलिएंट सेल्फ। और अल्टीमेटली फाइनेंशियल दिस थिंग, क्योंकि एंजाइटी कहाँ से आती है? अनसर्टनिटी से आती है करेक्ट। कि आगे कैसा होगा, क्या होगा। फाइनेंस इज वन ऑफ द फैक्टर कि आगे फाइनेंसिस में वर्क नहीं हुआ तो क्या होगा, कुशन नहीं है तो क्या होगा। तो अभी से जब बिल्ड करोगे तब होगा। आप अभी के जनरेशन में सेविंग और ये सारी चीजें बहुत कम देखी जाती, पुराने जमाने में बहुत देखी जाती थी। राइट राइट। सेविंग कितनी है घर में, ये डिमोनेटाइजेशन के बाद पता चला। तो वो फैक्टर्स है कि करेक्ट। अभी वो सेविंग नहीं होता, अभी स्पेंडिंग पे ज्यादा फोकस होता है। तो वो सारी चीजें आप हेल्दी वे में जब करते हो तब वो बैलेंस रहता है। बाकी हेल्थ वाइज, एक्सरसाइज, स्लीप, आपके जो हॉबीज है, स्पोर्ट्स है, अगर आप वो कर पा रहे हो तो वो एक कोपिंग मैकेनिज्म बन जाती है। सो यू हैव टू बी इन अ फ्लोट स्टेट। फ्लोट स्टेट में क्या हो जाता है, इट्स वन ऑफ द कंसेप्ट वेयर यू, इट इज रिलेटेड टू योर लॉन्ग लाइफ ऑल्सो। फ्लो स्टेट में यू एंजॉय द वर्क दैट यू आर डूइंग, यू लूज ट्रैक ऑफ योर टाइम, एंड इट्स नॉट अबाउट द एंड रिजल्ट कि आप कहाँ पहुंच रहे हो, कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया या फिर लाइफ में ये अचीव कर लिया। इट्स अबाउट एंजॉइंग द जर्नी। तो फ्लो स्टेट में वो होता है। सो हाउ कैन यू अचीव द फ्लो स्टेट? हाउ कैन यू, your goals are linked to the happiness rather than the materialistic thing and what other the world is telling you this is the norm. तो उसके रिलेटेड जब तक आप बने रहते हो तब तक आप वो हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म से जुड़े हुए हो, और वही आपकी हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए। स्ट्रेस तो कम नहीं होने वाला है, वो बढ़ने ही वाला है, चैलेंजेस बढ़ने ही वाले हैं, नो मैटर व्हाट पीपल टेल कि 10वीं के बाद ठीक है, 12वीं के बाद ठीक है, जॉब लग जाएगा तो ठीक हो जाएगा। वो नहीं होता है, वो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। यू आर प्रिपेयर टू डू इट और नॉट, एंड हेल्दी वे में हो या नहीं। तो उस वही डिफरेंस है, अगर आप अपनी लाइफ जी रहे हो या सर्वाइव कर रहे हो, उसमें का डिफरेंस है। The last question towards the end, I'll ask you कि जब families होती हैं जहाँ पे husband also is facing his own set of problems and stress and everything, wife also is working, she's facing her own set of problems and everything. How do these, how do the both of them stay together strong with each other ताकि इसका impact उनके बच्चों पे ना हो? Why I'm asking this is because it's a cycle. जो बचपन में उनके साथ हुआ था, again it might happen and it might get repeated with their kids. राइट। तो ये कैसे मेंटेन किया जाए इस केस में? सी, प्रायोरिटी आप किसको देते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब काम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो तब आपका घर इम्पैक्ट होने वाला है। करेक्ट। जब आप अपने रिलेशनशिप को छोड़ के बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो तो आपका रिलेशनशिप इम्पैक्ट होने वाला है। जैसे आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो बाकी लोग का नहीं रख पाओगे, ये नॉर्म है। इफ यू आर नॉट फाइन, यू विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स, कि बाकी लोग का हेल्प नहीं कर पाओगे आप। तो जैसे फ्लाइट में भी होता है कि जब प्रेशर ड्रॉप होता है, ऑक्सीजन मास्क पहले खुद को लगाओ फिर बाकी को हेल्प करो। करेक्ट। तो सेम वे में आपको भी खुद को हेल्प पहले करनी है। एंड व्हेन यू एज अ पेरेंट, यू आर एन यूनिट, तो आप पहले खुद के रिलेशनशिप को फोकस करो। आपका रिलेशनशिप ठीक होगा तो आप बच्चों को हेल्प कर पाओगे। राइट। ऐसा नहीं होता कि बच्चों के लिए हम साथ रह रहे हैं, बच्चों के लिए हम कर रहे हो। बच्चों को पता है कि क्यों रह रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना हेल्दी है। बच्चे धीरे धीरे, छोटे हैं तब तक नहीं पता है, वो दे आर एबल टू सेंस, बड़े होंगे पता चलेगा। उनके सामने कौन सी चीजें डिस्कस कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट। और बच्चों के अलावा खुद का टाइम कितना निकाल पा रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे देखो, आप शादी करते हो लाइफ लॉन्ग साथ रहने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप काम पे स्पेंड करते हो। घर पे आके 8 घंटा सोते हो, काम पे 8-9 घंटा रहते हो, बचा हुआ टाइम ही फैमिली के लिए हो, फिर उसमें से भी बच्चों के लिए थोड़ा सा डिवाइडेड, फिर खुद के लिए भी टाइम निकालना। तो आपका ये होना चाहिए कि खुद का लिए कितना टाइम निकाल रहा हूँ, एज अ कपल आप कितना टाइम निकाल रहे हो खुद के लिए, जिससे आपका रिलेशनशिप बना रहे, हेल्दी रहे। कहाँ पे कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जैसे दिमाग का यूज नहीं हो रहा है, कि जो बोल रहा है वो ऑटो पायलट पे चल रहा है, वैसे कान का यूज भी कम होता है। लिसनिंग खत्म हो चुकी है, आपको सुनना ही जरूरी है। करेक्ट। एंड व्हेन यू शेयर, इट्स नॉट दैट यू फिक्स अदर पर्सन प्रॉब्लम, कि सॉल्यूशन के लिए वो नहीं बोल रहे, वो सिर्फ सुनने के लिए चाहिए। तो आप सॉल्यूशन मोड में नहीं जाके आप सुनना शुरू करोगे, तब रिलेशनशिप ठीक रहेगा। और जब आपके एक्सपेक्टेशंस, आप एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस पूरे कर रहे हो, तब आप बच्चों से बात कर सकते हो कि ये है। एंड यू बी ऑन सेम पेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर उनको डिफरेंस दिखा कि पापा ये बोल रहे, मम्मी ये बोल रहे, तो बच्चे उसका फायदा उठाना शुरू करते हैं। तो यू हैव टू बी ऑन सेम पेज।
सो योर रिलेशनशिप शुड बी द प्रायोरिटी। वो उतना स्ट्रांग रहेगा तो फिर बच्चों को पता होगा कि दिस इज द आइडियल रिलेशनशिप और दिस इज द वे आई हैव टू डील विद इट। वो जब आपको आएगा तो फिर वो हेल्दी पैटर्न्स फॉलो करना शुरू करेंगे, बिकॉज आप उनको लाइफ में कैसा सिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिक वैल्यू ही आपको उनको सिखा रही है। क्योंकि वो जो चैलेंजेस फेस करने वाले हैं वो आपको पता ही नहीं कि क्या फेस करने वाले, बिकॉज इतना फास्ट चेंज हो रहा है। आपको पता था 10 साल बाद आपको ये फेस करना है, वो फेस करना है, उनके लिए बहुत अलग चैलेंजेस है। तो आप उनको प्रिपेयर करो, उनकी वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग करो, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग करो, उनको रेगुलेशन करना कैसा है वो सिखाओ। ये जब बेसिक फाउंडेशन ठीक रहता है तो फिर वो लाइफ में अपना अपना चीज़ें कर ही लेंगे। और जब ज़रूरत है यू नीड टू शो कि हाँ हम सपोर्ट के लिए है एज अ पेरेंट रादर देन इंडिविजुअल, कि मैं सिर्फ फादर के पास जाती हूँ, मम्मा के पास जाए तो नहीं होता है। तो एज ए इंडिविजुअल आप दोनों से बात कर पाते हो, भले ही आपको जज करना है, भले ही रिएक्ट करना है, उनके सामने नहीं करना है, पीछे करना है। जब आप पीछे कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग रहता है तो बच्चे के सामने दिख के आता है। Correct. I think key takeaways that I have had from the entire discussion today with you was we have to identify problems at a very early stage. Again, like we discussed last time, also discussion openly discuss करना किसी के साथ भी हो, maybe parents के साथ हो, अपने spouse के साथ हो, sibling के साथ हो, any kind of discussion should be encouraged so that this problem can be identified easily. Third, obviously, is as and when required, immediately to seek any professional help, so that before it becomes into a big balloon, the problem can be immediately solved. And इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा बात इसके बारे में जो लोग करेंगे, एंड इनफैक्ट इट्स अ वेरी एनकरेजिंग थिंग टू सी दैट रूरल जगहों पे इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस है, पीपल एक्सेप्ट इट फास्टर दैन व्हाट इज हैपनिंग इन द अर्बन एरियाज, अनलाइक द कॉमन मिसकंसेप्शन कि जहाँ पे ये होता था। सो आई थिंक इसका जितना ज़्यादा अवेयरनेस हो, जितनी ज़्यादा इसके बारे में बात हो, सोल्यूशन उतने आई थिंक अच्छे तरीके से निकलेंगे। ये एपिसोड भी है जो है, प्लीज़ सबके साथ शेयर करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाइए सो दैट द अवेयरनेस कैन बी बिल्ट अप। कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा हाउ यू लाइक दिस, एंड ऑल्सो लेट अस नो व्हाट टॉपिक्स यू वुड लाइक टू लिसन टू फ्रॉम अस। मैं गेस्ट उस तरीके से आपके लिए मैं लेके आऊँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इट विल हेल्प अस, इट एनकरेजेस अस to bring more and more content on this for you. We will also be back with different discussions on mental health related issues, specifically जहाँ पे हम burning जो issues हमें news में दिखाई देते हैं उनके हिसाब से भी। I had a discussion with sir before we started the episode कि specific issues के ऊपर हम लोग discussions in future जरूर करेंगे, and we will have a dedicated episode also in Marathi ताकि ये हम हमारे महाराष्ट्र के जो youngsters हैं उन तक ये ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से हम पहुंचा पाए। We'll have a dedicated episode very soon in Marathi as well. Thank you, sir, once again for coming. Thank you so much. And I hope to have another discussion very soon with you. Yes. Thank you. Sure. Thank you so much.